बिहार पुलिस 21 अगस्त क्वेश्चन जैसा बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त को, 11 अगस्त को और 18 अगस्त 2024 को जो लिया गया है, और जो एग्ज़ाम का लेवल रहा है, जो प्रश्न पूछने का पैटर्न रहा है, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग लगातार 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक बार फटाफट सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए और यही पैटर्न है बिहार पुलिस का 21 अगस्त 2024 क्वेश्चन पेपर का। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? आंसर सब लोग कमेंट करते चलिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उससे क्या होगा कि आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2-4 प्रश्न कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, जहाँ धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, जहाँ नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, उससे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। और संविधान का प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से। देखिए, लैगून क्या है? लैगून क्या है? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि लैगून जो होता है ना, यह समुद्र से अलग छिछले रूप में बंद लवणीय जल का क्षेत्र होता है, जहां छोटे छोटे प्रवाल जीवों से निर्मित होते हैं। सामान्यतः इनका आकार झील के समान पाया जाता है। और भारत में जो है लैगून झील, आपको पता है कि उड़ीसा का जो चिल्का झील है, ये सबसे बड़ा लैगून झील है। ठीक है ना। पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील, ये भी लैगून झील है। तो यहाँ पर झील राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अच्छा प्रश्न है, कन्फ्यूजन दूर होगा। बहुत लोग कहेंगे मुखिया, बहुत लोग कहेंगे सरपंच, बहुत लोग कहेंगे ग्राम सेवक। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो होता है, ये ग्राम पंचायत का सचिव करता है। कौन करता है? ग्राम पंचायत का सचिव करता है। और देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। यहाँ पर आंसर ग्राम सेवक लगा रहा हूँ। और देखिए, ग्राम सेवक जो होता है ना, यही मुखिया का सचिव भी कहलाता है। तो आप याद भी रखिएगा, पंचायत का सचिव भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? मुंडा जनजाति बताइए कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आसान प्रश्न है बट इम्पॉर्टेंट है। ये पाई जाती हैं कहाँ पर? तो ये झारखंड में। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो झारखंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मुंडा विद्रोह आपको बखूबी याद होगा, 1899-1900 में मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है ना। और मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम याद रखिएगा, आनंद पांडे इनके गुरु का नाम था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल से ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैंने बिहार स्पेशल का आपको एक अलग वीडियो कराया हुआ है, जिसमें बिहार के जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, बिहार के झील हैं, बिहार के झरना है, बिहार के जलप्रपात है, बिहार के जलकुंड है, बिहार के पक्षी विहार हैं, बिहार के मेले हैं, बिहार के जो आपके लोक नृत्य और लोक नाटक हैं, सब मैंने कराया हुआ है, उनको देखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका पहाड़ों की दिशा पर। ठीक है ना। और विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। याद रखिएगा, सागर की ओर से चलने वाली गर्म आर्द्रयुक्त वायु के रास्ते में जब कोई पर्वत अवरोध करती है, तो गर्म आर्द्रयुक्त वायु पर्वत ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती है और ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण संघनित होकर के पर्वत ढाल के सहारे वर्षा करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था।
ठीक है ना। और लॉर्ड कर्जन का भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आपको पता है कि 1905 का बंगाल विभाजन था, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं। जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां हैं। तो फ्रेंड्स ये चावल की प्रजातियां हैं। ये किसकी हैं? चावल की प्रजातियां हैं ये सारे के सारे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है, ठीक है ना। मुख्य खाद्यान्न फसल अगर पूछेगा तो चावल है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। किसका? क्रिप्स मिशन का, ठीक है, बताइए। क्रिप्स मिशन 1942 में, ठीक है ना, 1942 में यह मिशन भारत भेजा गया था और भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा इसको 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। और यह मिशन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण क्या था? तो क्योंकि भारतीय आकांक्षाओं के संदर्भ में सुझावों की अपर्याप्तता थी। क्रिप्स मिशन के मन में कई गलत धारणाएं थी और मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार अनिवार्य रूप से भारत की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पूरा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको पूरा ऑप्शन दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मोहर चलाई थी। किसने चलाया था? तो ये कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण थे, ठीक है ना, कुषाण शासक थे। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कौन था? कुजुल कडफिसेस। यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर प्रश्न बन जाए, कुजुल कडफिसेस था, ठीक है, याद रखिएगा, कुजुल कडफिसेस। ये कुषाण वंश का शासक था और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, ठीक है। और कुषाण शासकों ने ही भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पहला शहर है जहां 1899 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी। बताइए 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी। तो भारत में बिजली बनाने का पहला कारखाना 1899 में कोलकाता में स्थापित किया गया था और यह पहला एवं निजी कारखाना था। इस बिजली कारखाना का नाम कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन था। डीजल से पहली बार बिजली का उत्पादन 1905 में दिल्ली में शुरू हुआ था। 1905 में, 1899 में यहाँ पर कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कलकत्ता याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। चंबल घाटी परियोजना से, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंबल घाटी परियोजना से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा चंबल घाटी परियोजना से। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, ठीक है ना, और इसका उद्घाटन 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गांधी सागर परियोजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हीराकुंड आपको पता है ये महानदी पर है उड़ीसा में। भाखड़ा नांगल सतलुज पर है, ये पूछा गया था अभी 18 अगस्त के दिन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कि झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित है, ठीक है। कोरबा, छिंदवाड़ा, गिरिडीह, रानीगंज, झरिया, ये सब संबंधित किससे हैं? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कोयला क्षेत्र से, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम कोयला की खोज रानीगंज में हुआ था, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा ये कोयला खान के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मैंने आपको बताया था उड़ीसा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना पूछेगा तो ये दिग्बोई है, सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना जो कि असम में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका 14वीं लोकसभा का चुनाव था। 2004 में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा था अरस्तु ने, ठीक है ना। और आपको पता है कि अरस्तु एक यूनान के महान दार्शनिक थे, ठीक है ना। और ये प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। ये प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है ना। प्लेटो के ये शिष्य थे अरस्तु, और सिकंदर के ये गुरु हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, जारी किए जाते हैं। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो आपको पता है कि ये जो होते हैं या तो आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाएंगे या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आपको पता नहीं, ये सारे रीट हैं। क्या है? रीट हैं, और 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत। तो यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है। अवशिष्ट अर्जन बताइए, अवशिष्ट अर्जन इसमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्याज, ठीक है ना। ब्याज जो होता है ये एक अवशिष्ट अर्जन है, आपको भी पता है अवशिष्ट अर्जन है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा के प्रति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना। 1952 से 57 तक और फिर 57 से लेकर के 1962 तक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एस राधाकृष्णन। चलिए उसके बाद देखिए 1857 के सैन्य विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सैन्य विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चर्बी वाला कारतूस था, ठीक है ना, चर्बी वाला कारतूस था। क्लियर, जिसको कि सैनिकों ने मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी है? मुगलों के विरुद्ध बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी ने मुगलों और जो पड़ोसी बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब जो क्षेत्र थे, राज्य थे, उनके विरुद्ध इन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाया था। छापामार युद्ध की नीति, ठीक है। शिवाजी से संबंधित प्रश्न बन रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए मोहिनी अट्टम है, गरबा है, बिहू है। 1 मिनट रुकिए, लोक नृत्य नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। बिहू, भांगड़ा, गरबा ये भारतीय लोक नृत्य हैं। बिहू, भांगड़ा, गरबा, ठीक है ना, ये लोक नृत्य। अब मोहिनी अट्टम तो शास्त्रीय नृत्य है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लोक नृत्य पूछा है, मैंने शास्त्रीय समझ लिया था। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए उसके बाद मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। क्लियर। चलिए बिहू असम का है, भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात का। उसके बाद देखिए ITDC का फुल फॉर्म पूछा गया है। ITDC का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि भारतीय पर्यटन विकास निगम, ठीक है। स्थापना इसकी 1966 में हुई थी, ठीक है ना, 1966 में। चलिए श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा आपको पता है कि ये एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बिहार का क्षेत्रफल आपको पता है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें से 6,764 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर वन है,
ठीक है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। ठीक है ना, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है। निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार का विकिरण छोड़ता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबी तरंग दैर्घ्य का विकिरण छोड़ता है। ठीक है ना, लंबी तरंग दैर्घ्य का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा सेट टफ है, लेकिन आप लोग प्रयास करिए कम से कम 70 मार्क्स लाने का। ठीक है ना। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है, कौन सा तत्व, तो यहाँ पर देखिए नाभिकीय ईंधन के लिए जो क्लैंडिंग है उसमें जिरकोनियम का प्रयोग होता है। ठीक है ना, जिरकोनियम का। चलिए, फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से होता है, फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता। ठीक है ना, तो फ्लोरीन जो होता है यह आपका उच्च अभिक्रियाशील होता है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला है कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इस स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। ठीक है, फ्लोरीन का अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धोने का सोडे का रासायनिक नाम जो है धोवन सोडा का, तो धोवन सोडा का मैंने आपको बताया हुआ है, इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, और खाने वाला सोडा का जो बेकिंग सोडा है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, NaHCO3 उसका फॉर्मूला होता है। तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये खाने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए उसके बाद देखिए, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारा प्रवाह के चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है, क्योंकि सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को हरित गृह गैस कहा जाता है, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन, ये सभी जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठीक है ना, और ये गैसें जो हैं ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंतः भूमंडलीय उष्मीकरण, जिसको कि ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, इसके लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, आने देती है सूर्य के प्रकाश को परंतु उष्मा को बाहर नहीं जाने देती हैं। चलिए, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब को बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है ना, और प्रेशर कुकर जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में नाभिक से किसके द्वारा बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्थिर वैद्युत बल जो होता है ना, स्थिर वैद्युत बल, इसी के द्वारा। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, बताइए केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है। तो देखिए, मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया जाता है और इस जगत के जीव सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं और इन प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन इसमें पाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, एक बीमारी है ये क्वासियोरकर, और ये आपके खाद्य में जो खाद्य पदार्थ है उसमें अगर प्रोटीन की कमी होगा तो ये रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य में प्रोटीन की कमी से। चलिए, विटामिन ए की कमी से जो होता है आपका रतौंधी वगैरह होता है, जीरोप्लेथेलमिया एक रोग है ये होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। चलिए, ये वाला सॉल्व करिएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, अभी वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 35 से पूर्ण विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 35 से पूर्ण विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे भी आपको पता है ना, 1 2 3 4 ये हो गई, किससे, 35 से। ठीक है ना, 35, और यहाँ पर नीचे आपको 24 शेष आएगा, तो इसमें से 9,999 में से 24 को माइनस कर लीजिएगा तो 75 आ जाएगा, 9,975, 75 यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मैथ सॉल्व करिएगा, मैं यहाँ पर आंसर आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
चलिए उसके बाद देखिए ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करते चलिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो 41 का 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 200 का 15% कितना होगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, 47.95 हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 5274 हो जाएगा। देखिए गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, इस तरह का प्रश्न बन रहा है। तो ये गराड़ी जो है ये आपका पुडुचेरी से संबंधित है, ठीक है ना, पुडुचेरी से, किससे, पुडुचेरी से संबंधित है गराड़ी नृत्य। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम क्या है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला हैं रीता फारिया। 1966 में इनको मिस वर्ल्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तो अवशिष्ट शक्तियां जो है ये कनाडा से ली गई हैं, ठीक है ना। संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा से ही लिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत, तो मैंने आपको बताया है कि जो सेवा क्षेत्र होता है, जिसको कि हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो यहाँ पर देखिए श्रीमती एनी बेसेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। 1916 की यह घटना है। देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये झंडा फहराया था अरुणा असफ अली खान ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अरुणा असफ अली दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यही झंडा फहराने के लिए इनको याद किया जाता है। देखिए 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। यह युद्ध था हाइडेस्पीज का युद्ध, इसको कहा जाता है हाइडेस्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए झेलम दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य आपको पता है कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है ना। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। हम्पी कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत की राष्ट्रपति के लिए, ठीक है ना, आवश्यक योग्यता नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के पद धारण करने की तिथि से वह सदन की सदस्यता छोड़ देगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपात की घोषणा, थोड़ा सा ये ब्लर आया हुआ है क्या, हाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपात की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, बताइए आपात की घोषणा। तो देखिए आर्टिकल जो 352 का 2 है उसके अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की संसद द्वारा 1 महीने के अंदर, ठीक है ना। और अनुच्छेद 356(3), मैंने अभी बताया 352 का 2 1 महीने के अंदर, और 356 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति शासन संबंधी उद्घोषणा को 2 महीने के अंदर स्वीकृत कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 महीने के अंदर, क्योंकि आपातकाल की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यहाँ पर दिया गया हाँ, नहीं, हाँ, अधिकतम 3 महीने की अवधि तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, बताइए। तो आप तो जानते हैं कि बिल्कुल एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी होता है, ठीक है ना, बताइए। लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, किस पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। तो K2 जो है यह किस पर स्थित है, तो ये काराकोरम पर है, ठीक है ना, काराकोरम पर, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है देविका रानी रोरिक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपको भी पता है ये कौन सा संविधान संशोधन है। तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके तहत जो है इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको एक आपको विधिक अधिकार के तहत रखा गया है। ठीक है, चलिए किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। बताइए, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 1853 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए जो आधार था उसके रूप में प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू किया था। तो 1853 का यहाँ पर आपका चार्टर एक्ट हो जाएगा। देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस जो है ना ये 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिएगा किन राज्यों से होकर के चंबल नदी बहती है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के बहती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूमि से चारों ओर बंद यानी कि लैंडलॉक्ड कौन सा राज्य है। गुजरात समुद्र तट से जो है बिल्कुल सटा हुआ, पश्चिम बंगाल भी है, आंध्र प्रदेश, बिहार जो है लैंडलॉक्ड है। ठीक है ना, बिहार जो है एक स्थल रुद्ध या भूमिबद्ध राज्य है। ठीक है, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। तो दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी झारखंड और पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, बिहार भारत की जो है सबसे पहली नदी घाटी ये परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। याद रखिएगा 1948 में प्रारंभ किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। अच्छा, डाक पिन कोड देकर के पूछा गया था कि कहाँ का पिन कोड है। ठीक है, ये प्रश्न आपको 18 अगस्त के दिन पूछा गया था। तो ये 8 के अंतर्गत जो आता है वो आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है ना, 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से। तो इनका नाम है नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, आपको पता है। नारकोंडम और बैरन ये अंडमान निकोबार में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में 2 ज्वालामुखी आपके हैं ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसको हरा करके जीता था। करनाल का युद्ध, ठीक है ना, फारस का ये नादिर शाह था और ये मुगल शासक मोहम्मद शाह को हरा करके जीता था। मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है ना, और ये उसी समय जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था और नादिर शाह और ईरान का नेपोलियन इसको कहा जाता है। फारस का था ये, ईरान का था। अपने साथ ये तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर के गया था। ठीक है, मोहम्मद शाह मुगल शासक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, ये पूछा गया है। कर्क रेखा जो है लगभग मध्य भाग और 8 राज्य से होकर के गुजरती है भारत के मध्य भाग से। और ये राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किससे होकर के नहीं गुजरती है, उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी को हम लोग पेरीहेलियन बोलते हैं और ये कंडीशन बनता है 3 जनवरी के दिन। ठीक है ना, 3 जनवरी के दिन। और अधिकतम दूरी 4 जुलाई के दिन होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। बताइए, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य, इसमें से देख सकते हैं आप जो पोपिर है ना, पोपिर ये अरुणाचल प्रदेश का है। चेराव जो है ये आपका मिजोरम का है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। सिविल सेवा के लिए तो फ्रेंड्स ये हैं आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हर्यंक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। तो अजात शत्रु का बेटा था, यानी कि यह उदयन था और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन जो है, टाइटन यह किस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो उपग्रह तो ग्रह की ही परिक्रमा करेंगे और टाइटन आपको पता है कि टाइटन जो है यह आपका किसका है, शनि का है, शनि का उपग्रह है। ठीक है ना, शनि का।
भारत रत्न प्राप्त करने वाला उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक हैं और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताइए, तो इसमें से कौन है? तो ये धोंदो केशव कर्वे हैं, ठीक है ना, धोंदो केशव कर्वे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1958 में इनको भारत रत्न दिया गया था। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका नाम है खुबाक एसई, खुबाक एसई, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवर्त सारणी के 6वें आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया है? तो ये सीसा को रखा गया है, ठीक है ना। सीसा का परमाणु क्रमांक 82 होता है। यहाँ पर देखिए लेड सीसा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में है और 4A में इसको रखा गया है। चलिए कौन से मिश्र धातु सीसा और टीन है होते हैं? तो सीसा और टीन का होता है ये सोल्डर बना होता है, ठीक है, सोल्डर बना होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है? क्षुद्र ग्रह का बेल्ट जो है ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मंगल और बृहस्पति, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो कृत्रिम रेशा इसमें से कौन सा है? ऊन जो है ये जानवर से प्राप्त होता है, भेड़ से। रेशम कीड़ा से प्राप्त होता है। रुई पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो ये भी प्राकृतिक हो गया। नायलॉन जो है यह एक कृत्रिम है, ठीक है ना, रासायनिक तरीके से इसको बनाया जाता है, तो नायलॉन हो जाएगा। चलिए कौन सा मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? मांसपेशी जो है वो कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, तो इसका नाम है मेसेटर, ठीक है ना, ये मेसेटर है। मेसेटर जो नामक मांसपेशी है ये कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। टेस्ला किसकी इकाई है? बताइए फटाफट। टेस्ला, टेस्ला जो है ये चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई है, ठीक है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण घटक, तो आपको पता है सिलिका होता है, बालू सिलिका, ये कांच का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है, तो यह ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? किसके उत्सर्जन से? बताइए। देखिए बीटा एक ऋणात्मक कण होता है और किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा कण उत्सर्जन से उस तत्व की परमाणु जो है 1 से बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बीटा कण हो जाएगा। चलिए उनमें से देखिएगा सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है, सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण, तो फ्रेंड्स ये माइक्रो तरंग है, ठीक है ना। माइक्रो तरंग का तरंगदैर्घ्य 30 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के बीच में होता है, तो यहाँ पर माइक्रो तरंग होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? बताइए। तो ये आपका ब्लैक पिंड जो होता है ना, ब्लैक बॉडी, यही होगा काला, ठीक है, काला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 16% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा कितना? आसान सा क्वेश्चन, ये तरीका मैंने आपको बताया था 16, यहाँ पर देख लीजिए 16 + 16 + 16 गुना 16/100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 34.56 आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आ गया कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो मैंने बताया था ना कि ये आपका उल्टा दिया गया है ना, तो ओम इन्वर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओम इन्वर्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को खाली स्थान दिया गया है, आपको आंसर बताना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका पूछा गया है कि जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से उठाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होगा, ठीक है ना, प्रश्न के हिसाब से। कार्य की माप आरोपित बल और बल की दिशा में पिंड के विस्थापन की गुणनफल के बराबर होता है, F = ma होता है, यह आप जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका
क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ तो ये होम पेज कहलाता है, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है, होम पेज। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ, देखिए जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है, ठीक है। चलिए एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है, एमालगम, पारा एक अनिवार्य घटक है इसमें, ठीक है ना। चलिए हरित, देखिए हरित गृह गैसों का पृथ्वी का वायुमंडल और औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है, तो निश्चित रूप से औसत ताप को ये बढ़ाती है, तो यहाँ पर बढ़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन का आपको उल्टा बताना है, बताइए जेन्युइन का आपको उल्टा बताना है, जेन्युइन का उल्टा क्या होगा, बताइए जेन्युइन का उल्टा क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जेन्युइन का जो उल्टा हो जाएगा ना, जेन्युइन का उल्टा वो आपका हो जाएगा फॉल्स। जेन्युइन मतलब ठीक, बिल्कुल करेक्ट जेन्युइन है। चलिए वहाँ पर देखिए करेक्टली स्पेल्ड यानी कि सही से कौन सा इसमें से लिखा गया है, कौन सा अल्टरेशन जो है ये सही तरीके से लिखा गया है। तो देखिए ये वाला जो है ALTERATION ये सही लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला मैथ का प्रश्न आ गया, 2500 रुपये अंकित मूल्य वाली 122 रुपये में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। सिंपल सा क्वेश्चन, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो नमक युक्त उगते हैं ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग हेलोफाइट बोलते हैं, ठीक है ना। जो रेगिस्तान में उगते हैं उनको जीरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है, पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा, और फ्लोएम से भोज्य पदार्थ। आरएनए का मुख्य कार्य पूछा गया है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये प्रश्न ऑलरेडी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो आरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है ना, तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन संश्लेषण। चलिए राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं बताइएगा, तो राज्यसभा में आपको पता है कि 250 सदस्य होते हैं। यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है, इसका आंसर आप कमेंट करिए, ये प्रश्न आपके लिए है। अपना स्कोर बताइए, इसको लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर